सफल होने के लिए साधनों की नहीं बल्कि सफल होने की इच्छा चाहिए। मैं अपने सीनियर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरे सीनियर ने मेरे से एक बार मेरे से कहा, तू या तो दूसरों को सही सिद्ध करे या खुद को सही सिद्ध करे। जो भी इंसान महिलाओं को कमज़ोर समझता है, मैं उससे ज़्यादा कमज़ोर इंसान दुनिया में कोई नहीं मानता। जो आप बोलोगे वो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी के तौर पे घूमेगी और वो चीज़ आपको वापस आएगी। तो साउंड जो आपका होना चाहिए वो साउंड होना चाहिए जो साउंड आपकी ज़िंदगी में चाहते हो सुनना। कोई किसी की ज़िंदगी नहीं बनाता। ये अगर कोई कहता है कि मैंने इनकी ज़िंदगी बना दी, मैंने इनकी ज़िंदगी बना दी मेरे कारण, ये सब बकवास है। एप्लॉम के 17 साल के सफ़र में आज वही वाली बात है कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। या मैं यूँ कहूँ कि मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। और इसी हौसले के बूते आपने सारे फासले ख़त्म किए हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ख़त्म करना तय है। तो हमारे साथ एप्लॉम के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में पुष्कर मिश्रा जी, जब आप इस पॉडकास्ट से जुड़ रहे हैं, अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल कि अब तक के इस सफ़र में किसको भागीदारी मानते हैं, कि कौन है वो हम सफ़र जो आपके साथ इस पूरे सफ़र में आपके लिए धूप में छाँव बना, बारिश में छाता बना, सर्द के दिनों में अलाव बना, किसको वो क्रेडिट देंगे आप? ये बुक का टाइटल क्या है बताइए, अभी आप सबने भी देखा है। इच्छा। मैं एक ही शब्द में जवाब दूंगा, वो इच्छा है जिसने हमें हमेशा प्रेरित किया। दूसरे नंबर पे जो इच्छा बहुत लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की जो इच्छाएं हैं वो उस हद तक नहीं वो डिटरमाइन रह पाते। तो एक जो इसकी टैगलाइन है इस बुक की, सफल होने के लिए साधनों की नहीं बल्कि सफल होने की इच्छा चाहिए। क्या बात। और मुझे लगता है कि वो सफल होने की जो इच्छा थी वो मेरे में थी, क्योंकि मैंने हमेशा, मेरे पास दो ऑप्शंस होते थे। मैं अपने सीनियर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और उन सीनियर में मेरी माँ का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो टीचर थी और उनकी कहावतों ने मुझको बहुत मजबूत किया। जैसे कहते हैं ना, कील गाड़ना। तो उन्होंने, टीचर थी तो बहुत सारी बातें कहावतों में कहती थी, तो उन्होंने बहुत सारी कील गाड़ी हैं मेरे दिमाग में। तो वो सफल होने की जो इच्छा थी, और मेरे सीनियर ने मेरे से एक बार मेरे से कहा कि जब मैंने जाके प्रॉब्लम्स डिस्कस की उनसे, तो उन्होंने कहा कि तू या तो दूसरों को सही सिद्ध करे या खुद को सही सिद्ध करे। तो मैंने खुद को सही सिद्ध करने की इच्छा की, जिस कारण से मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। दूसरा कारण क्या रहा, दूसरा, जैसे जब मैंने माँ का मेरी जिक्र किया, तो मेरी माँ एक बचपन में कहावत, मेरे लोग जब छोटे थे कुछ गलती करते थे तो कहावत कहती थी, चलनी में दूध दुहो कर्मों को दोष दो। क्या बात। जो पुराने लोग हैं इस बात को समझ पाएंगे। जो आटा छानने वाली चलनी है, छलनी कहीं बोलते हैं, चलनी, उसमें आप दूध दुहोगे तो अपने कर्मों को दोष दोगे। तो अगर हम ही कुछ गलती कर रहे हैं, हम ही निगेटिव थॉट से ग्रसित हैं और कह रहे हैं कि गलती जो है वो हमारे मुकद्दर की है, तो क्या होगा। बिल्कुल ऐसे बहुत सारी कहावतें, गधेली पे सरसों नहीं जमती। तो ये जो पेशेंस मेरे अंदर आया, 17 साल एक ही बिजनेस, एक ही काम, एक ही संकल्प, एक ही मिशन, वो इसी कारण से आया। बचपन में जो रहीम, कबीर, सूर, तुलसी को पढ़ा, बस हमको इसको आत्मसात कर लेना है। और ये आत्मसात केवल एप्लॉम बिजनेस में आपको कामयाब नहीं बनाएगा, आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं उसमें आपको कामयाब बनाएगा। तो मेरे यहाँ तक पहुँचने के अंदर मुझे यही रहा, और आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि मुझे किसी को छोटा नहीं करना, मुझे खुद को और एप्लॉम्बियंस को, एप्लॉम कंपनी को बड़ा करने के लिए काम करना है। क्या बात है। एक बहुत खूबसूरत सी बात है, जब हम आंख घुमा के अपने चारों ओर देखते हैं तो हमारे चारों ओर चेहरे पर बहुत
संतुष्टि वाली मुस्कान लिए मातृशक्ति दिखती है, यानी महिलाएं दिखती हैं। और एप्लॉम के साथ ये लगाव उनका मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ। जहाँ आज भी बहुत पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम उपभोक्तावादी संस्कृति में रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि आज महिलाएं एडवांस हैं, लेकिन बावजूद उनके पास बहुत सारी अधिकार, बहुत सारी शक्तियों को सिर्फ दिखावे में अलग होता है, लेकिन असलियत में उनको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन आपने अपने ज़रिए, अपने प्रयासों के ज़रिए महिलाओं से कहा कि पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है, कोमल है, कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। तो आपने जो इतनी प्यारी बात कही महिलाओं को लेकर, जहाँ हमेशा हर चीज़ में महिलाओं को थोड़ा सा पीछे ऐसे खदेड़ दिया जाता है, उस पर आपकी क्या राय है? कहाँ से ये सोच आई? कैसे आपने सोचा कि आपकी जो अगुवाई है वो ये नारी शक्ति कर सकती है? सौरभ भाई, जो भी इंसान महिलाओं को कमज़ोर समझता है, मैं उससे ज़्यादा कमज़ोर इंसान दुनिया में कोई नहीं मानता। दूसरा, रही बात मेरे अंदर, मैं तो यही कहूँगा कि संस्कार होते हैं, परवरिश होती है। मैंने जब से आँख संभाली, मेरे घर में साल में 2 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रि में होता है, 9 दिन जी। और जब से मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आया, मेरे घर में गांव में अलग हो रहा है, मेरी माँ, मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, मेरे दूसरे बड़े भाई अलग कर रहे हैं, मैं अलग कर रहा हूँ। अगर हम 3 जगह रहे हैं तो तीनों जगह हो रहा है, और दोनों टाइम हो रहा है। गर्मियों में भी हो रहा है और सर्दियों में भी, जो शारदीय नवरात्र हो रहे हैं उसमें भी, चैत्र और शारदीय दोनों में हो रहा है। जिसकी हम उपासना शक्ति के लिए करते हैं वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? जिसकी उपासना हम अपनी सुख सुविधा, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, सुख सुविधाएं तो लक्ष्मी जी से आएंगी, उनसे वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? बिल्कुल। जिसकी विद्या बुद्धि के लिए करते हैं, सरस्वती माँ सरस्वती, वो कमज़ोर कैसे हो सकता है? और वो इन्हीं का तो रूप है। बिल्कुल। कैलेंडर में पूजने से बेहतर अपने घर में सबसे पहले पूजना ज़रूरी है। अपने साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनको पूजना ज़रूरी है। जो रिस्पेक्ट आप भगवान के लिए करते हो सकता है वही भगवान, वही माँ दुर्गा, वही सरस्वती, वही लक्ष्मी उसी बच्ची के अंदर हूँ। यही कारण है कि जब कोई भी स्त्री मेरे पैर छूना चाहती है, भले वो मैं उसमें हूँ कि वो मेरे पैर छूए, लेकिन मैं छूने नहीं देता। मैं खुद दंडवत हूँ, मैं खुद जाके माथा टेकता हूँ, तो मैं उस शक्ति से कैसे पैर छुआ सकता हूँ? क्या बात। तो महिलाओं की रिस्पेक्ट करना। दूसरा, पुरुष कभी भी महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता, जीवन में नहीं कर सकता। अगर कर सकता हो तो एक बच्चा पैदा करे और उसको इंजीनियर डॉक्टर बना के दिखाए। सही बात है। यहाँ पे बैठी अनगिनत महिलाएं हैं जिनके बच्चे आज एक बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अभी सुषमा जी जो हमारे एप्लॉम बिजनेस के अंदर है, इनकी बेटी यूएसए पढ़ने गई है। किसी पुरुष में दम हो करके दिखाए। तो बराबरी तो बराबर वालों में होती है ना, पुरुष और महिला की कोई बराबरी नहीं है, स्टैंड ही नहीं करता महिलाओं के सामने। सही बात। असल में दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर भी नहीं है, दोनों तो ये तो वो हम ये चीज पहली चीज कहेंगे तो कोई भी मातृशक्तियों को और सभी महिलाओं को मैं कहूंगा कि आप पुरुषों से कंपेयर ही मत करो खुद को, क्योंकि आपका उनका कोई कंपैरिजन सदैव 2 बराबर की चीजों में होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि, और हमारे यहाँ पे संस्कृत में एक श्लोक है, इत्र नारित्र पूजते रमनते तत्र देवता। तो अगर आप चाहते हो कि ईश्वर आपके घर में वास करें और आपके, तो महिलाओं की रिस्पेक्ट जरूर करिए। और प्रेमानंद जी को सब लोग सुनते होंगे, रील आती। मैंने आज से, जब से प्रेमानंद जी को मैं सुन रहा हूँ, मेरे सामने है, उनका एक मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ लगी। किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल पूछा कि किसी भी स्त्री को देखें तो कोई बुरी भावना नहीं आए। तो बोले, जिस दिन आप अपने अंदर एक ऐसी धारणा लेके आ जाओगे, ऐसा विचार लेके आओगे कि आप उस स्त्री में अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी के तौर पे, या जो भी आपके रिश्ते हैं उसके तौर में देखोगे, तो कभी भी आपके अंदर कोई भी गलत भावना नहीं आएगी। तो हमारे देश में जो पाश्चात्य संस्कृति है उसने इस तरीके के चीज़ों को बढ़ावा दिया है। मैं कहूँगा कि अपने रूट से जुड़ो, भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट करो। उसके जैसा संचालक पूरी सृष्टि को चलाने वाला पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। और भारतीय संस्कृति में रिश्ते इतने म्यारी रहे हैं, यानी इतने ऊंचे रहे हैं। वो कहा जाता है कि कभी जब सीता माता का हरण कर लिया गया था और उसके बाद जब पूछा जा रहा था, बाकी लोग पूछ रहे थे कि कैसी दिखती है सीता, लक्ष्मण से पूछ रहे थे, तो लक्ष्मण ने कहा मैंने कभी चरणों के ऊपर तो देखा ही नहीं, तो बताऊं कैसे कि कैसी दिखती हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति के भाव रहे हैं। और सही मायने में जैसा वो कह रहे हैं, अगर हम वो करें ना, तो हमारे घर की, बाहर की, समाज की आधी ज़्यादा समस्याएं तो ऐसे ही दूर हो जाती हैं। और जो महिला एक इंजीनियर, डॉक्टर बना सकती है, वो जिस दिन स्वयं को बनाने के लिए आ जाएगी ना, तो वो खुद को कितना बड़ा बना सकती है, इसका कोई भी आकलन नहीं कर सकता। और इसकी बहुत बड़ी, हमारे उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वर्तमान समय आनंदीबेन पटेल महिला हैं। हमारे देश की पहली नागरिक, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो महिलाएं कैसे कमजोर हैं? आप जिस दिन स्वयं को बनाने के लिए आ जाओगे ना, पूरा संसार आपके सामने कमजोर दिखेगा। बिल्कुल, वो मूवी वाला डायलॉग बिल्कुल सही है कि इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वो शिद्दत से किसी भी चीज़ को आप चाहिए तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और ये महिलाओं को वो उनके अंदर वो हनुमान वाली चीज़ है, उनको अपनी शक्ति का एहसास नहीं है, मृग कस्तूरी वाली बात है। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर अब पूछना चाहूँगा, जब हम एप्लॉम की बात कर रहे हैं, 17 साल के सफ़र की बात कर रहे हैं, तो कैसे सोचा, क्या ऐसा हुआ कि एप्लॉम बनाने के लिए सोचना पड़ा? अभी मैंने कुछ देर पहले स्टेज पे बोला था कि मेरी माँ को अर्थराइटिस था। आज भी मेरे पास वो पेपर्स रखे हुए हैं डॉक्टर्स के, जिसमें उन्होंने नी ट्रांसप्लांट लिखा था। लंबर स्पेंडोलाइटिस में L4 L5 में दर्द था, हाई बीपी था, यहाँ की नसें सूज जाती थी, डायबिटीज़ था। हम डॉक्टर बदलते थे, डॉक्टर दवा बदलता था। जिसके पास जाते थे, घुटना चेंज कराना होगा, कार्टिलेज घिस गई है, दीज आर द सप्लीमेंट्स। आज भी मेरी माताजी सारे काम स्वयं अपने करती हैं। 25 वर्ष तकरीबन हो गए इस घटना के। 5-7 साल मैंने दूसरी कंपनीज में काम किया। आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी। आइडियोलॉजी मेरी, कभी भी इतने सारे लोग सामने बैठे हुए, कोई बताओ कभी आज तक किसी ग्रीडीनेस का शिकार मुझे पाया किसी ने? कभी ऐसा आपको लगा कि मैं किसी को ठगना चाहता हूं? कभी किसी को एक भी रुपए का सामान जबरदस्ती खरीदवाने के लिए बोला? सदैव बोला क्या कि स्वास्थ्य एवं आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पबद्ध। सहमत है ना? स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और लोगों को उनके व्यक्तिगत एवं आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाने के लिए मैंने अब तक का पूरा समय सफर तय किया है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर तरीका इस काम को करने का कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये मौत पब्लिसिटी से होता है। जैसे आप सबने सुना होगा कि गणेश जी ने दूध पिया, उस टाइम पे कहीं एडवर्टीजमेंट नहीं आता था, कहीं अखबार पे भी नहीं आया था, लेकिन पूरी दुनिया में गणेश जी ने दूध पिया था केवल मौत पब्लिसिटी से। तो हम सब ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, ये हमारी मौत पब्लिसिटी का बिजनेस है। और हम जितने विश्वास के साथ लोगों को बताएंगे, उतनी जल्दी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और उतनी जल्दी वो अपने लिए स्वास्थ्य और अपने लिए स्वरोजगार पाएंगे, जिससे उनका आर्थिक स्तर तो बढ़ेगा, बड़े बौद्धिक स्तर बढ़ेगा। अपना जाने कितने लीडर्स एप्लॉम के अंदर बन चुके हैं जी। तो बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, उनका बहुत सारे जो वो सपने देखते हैं वो पूरे होंगे। और जैसे मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मुझसे भी बहुत ज्यादा आगे। ये सारा कुछ इच्छा का खेल है। बिल्कुल, जितनी ज्यादा जिसमें डिजायर, जितनी ज्यादा उस चीज को पाने की लगन होगी, वो पूरा कर लेगा। और दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। आप चाहते तो मैन्युफैक्चरिंग आपकी होती ही है, आपकी कंपनी प्रॉपरली काम करती, एक चैनल के थ्रू काम करती, हम रिटेल्स में आते, लेकिन आप ये डायरेक्ट जो सेलिंग वाला बिजनेस मॉड्यूल है, आपने इसमें हमेशा बहुत भरोसा रखा। उसकी कोई ख़ास वजह? सर, एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमारे देश में 5% पैसा 95% लोगों के पास है। अच्छा। और 95% पैसा 5% लोगों के पास है। 95% लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों को
के लिए आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और 5% लोग अरबों रुपए अपनी शादियों में खर्चा कर दे रहे हैं। देख रहे होंगे आप, मीडिया सब दिखा रही है। वो है क्या? उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। आज हर एक व्यक्ति अपने घर में अगर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का टूथपेस्ट निकाल के कर रहा है या चाय पी रहा है तो वो सुकून से पैसे वाले हो रहे हैं। हम यही चीज़ एक आम व्यक्ति की ज़िंदगी में इस बिज़नेस के माध्यम से करना चाहते हैं कि यदि आपका एक बड़ा सा नेटवर्क तैयार हो जाए, कहीं भी किसी भी शहर में कोई भी बैठ के एप्लॉम का टूथपेस्ट यूज़ कर रहा है, आप पैसे वाले हो रहे हैं। तो एक बड़े लोगों की सोच आपको आपके अंदर डेवलप करनी होगी कि जो 95% पैसे के मालिक हैं वो क्या करते। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया। आम एक इंसान के पास यह बिजनेस, एप्लॉम बिजनेस, एक प्लेटफॉर्म, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देता है कि आप भी अमीर बन सकते हो। आपको भी नेटवर्क बनाना विदाउट एनी सिंगल पेनी इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और ये बिजनेस पे मुझे भरोसा है। और अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि आज़ादी मिलने में 90 वर्ष लग गए, जो सबको चाहिए। सहमत है कि नहीं? मेरा छोटा सा बेटा उस दिन मेरे से कह रहा था, मेरा पर्सनल टाइम मुझे चाहिए, दिस इज माई पर्सनल टाइम। तो सबको आज़ादी चाहिए, उसको पाने के लिए 90 वर्ष लग गए। तो लोगों की सोच बदलने में भी तो हमें थोड़ा सा तो धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर। बिल्कुल मानता हूँ। जब आप लोगों से एप्लॉम की बात करते हैं, हम एप्लॉम के जो पीछे का सपना है वो समझ रहे हैं, और मुझे लगता है वो नीयत, वो ईमानदारी, वही आप अपने साथियों में भी ट्रांसपास करते हैं। जो लोग नए हैं उनको समझने के लिए एक बात बताइए, क्योंकि एप्लॉम के तर्ज पर, उस मॉड्यूल पर या सिमिलर मॉड्यूल पर बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम करती हैं। एप्लॉम बाकियों से भीड़ में अलग कैसे है, ये अगर जो बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं, नए हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि बाज़ार में मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, मैं भीड़ से अलग हूँ। एप्लॉम कह रहा है तो कैसे है? देखिए, आप बाज़ार में जाते हो, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। एक शोरूम में गए, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन आप अपना कंफर्ट, अपनी कंपेटेबिलिटी सोचते हो, अपनी पॉकेट सोचते हो। मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत है या कोई बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक व्यक्ति अच्छा है, वैसे प्रत्येक कंपनी भी अच्छी है। और हम खुद को, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि हमको स्वयं को बड़ा करना है, हमें किसी को छोटा नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना, किसी के बारे में गलत बात नहीं बोलनी कि नहीं साहब हम बहुत अच्छे हैं, ये बहुत ख़राब। जैसे ही हम ये भाव लेके अंदर आ जाएंगे तो उसमें ये आ जाएगा एक कि हमारा इसमें एक सेल्फिशनेस है, एक ग्रीडीनेस है। करेक्ट। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। तो सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू देते हो तो सिलेक्शन होता है, कपड़े खरीदने जाते हो तो सिलेक्शन होता है, इवन आलू भिंडी गोभी खरीदते हो तो भी 10 बार देख लेते हो, उसके बाद सेलेक्ट करके चुनते हो। ऐसे ही आपको भी बाज़ार में जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी काम कर रही हैं, उनमें आपको सेलेक्ट करना कि आपकी कंपेटेबिलिटी किसके साथ में है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका मैनेजिंग डायरेक्टर को आप सीधा बात कर सकते हो? कौन सी ऐसी कंपनी है जिसका ऑफिस और उसके ओनर का घर, मैनेजिंग डायरेक्टर का घर एक ही जगह है? क्योंकि यह एक अविश्वास है लोगों के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग है, बोले फ्रॉड होगा, कितने दिन कंपनी चलेगी। बहुत बारी जब मेरे को लोग पूछते हैं, बोले कितने दिन मिश्रा जी चलाओगे, मैंने कहा एक ही मेरा लक्ष्य है कि आपके जिंदा रहते मैं इस कंपनी को चलाऊंगा। जब तक आप जिएंगे, आप जब तक जिएंगे तब तक चलाऊंगा। फिर आप ही नहीं तो फिर क्या दिक्कत, बात ही खत्म हो जाएगी। बात ही खत्म। तो मेरा ये है, और मैं आप सबसे ही कहूंगा, 17 वर्ष हो गए, 70 भी होंगे, 700 भी होंगे। जैसे टाटा का, बिरला का, रिलायंस का एक घराना चल रहा है, जनरेशन चल रही है, ऐसे एप्लॉम की जनरेशन चलेंगी। क्या बात। आपके ग्रैंड जैसे आप अभी यंग हैं, आप कभी ग्रैंडफादर बनोगे, उनके और फोरफादर हो जाओगे। आपकी तस्वीरें दीवालों पे टंगी होंगी, आपकी पुण्यतिथि लोग नहीं भूलेंगे
क्यों? क्योंकि आपके आज किए हुए काम का पैसा आपकी 7 जनरेशन तक आएगा। दिस इज माई ड्रीम, और ये एप्लॉम बिजनेस के अंदर एक दिन होगा। और ये विश्वास जो इनका है ना, ये इसलिए होगा, कहते हैं ना कि आप जो मानते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वो होता है। तो अगर किसी ने ये ठान लिया है तो वो तो फिर होना है। ये बताइए, बहुत सारे लोग एप्रीहेंशन में रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं कि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं, मेरे सामने कॉलेज है, मुझे करना चाहिए कि नहीं। कोई सोच रहा है मेरे पास ऑलरेडी एक छोटा मोटा बिजनेस है, फिर इसमें एक्स्ट्रा टाइम देना है। बहुत सारी दुविधाएं हैं। आपके हिसाब से किन लोगों को एप्लॉम करना ही चाहिए? बहुत सिंपल स्वभाव है। सुबह सो के उठते हो, टूथपेस्ट यूज करते हो तो एप्लॉम करना चाहिए। हाथ वॉशरूम से आने के बाद धुलते हो तो एप्लॉम करना चाहिए। कपड़े धुलते हो तो एप्लॉम करना चाहिए। बर्तन धुलते हो तो एप्लॉम करना चाहिए। घर में पोछा लगता है तो एप्लॉम करना चाहिए। स्वस्थ रहना चाहते हो एप्लॉम करना चाहिए। तो जो भी व्यक्ति के घर में या जो भी व्यक्ति ऐसा चाहता है उसको एप्लॉम करना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक की रोजमर्रा के जीवन की उपयोगी की समस्त वस्तुएं एप्लॉम बिजनेस के अंदर हैं। आप आसानी से कर सकते हो। सहमत कुछ नहीं करना, केवल दुकान चेंज करनी। आज तक वहां से ना कोई अप्रिशिएशन मिला, ना कोई एक मैसेज आया है। यहां से एप्रिशिएशन सामने लगा हुआ है, चारों तरफ हॉल में लगा हुआ है, स्टेज पे दिख रहा है, सामने बैठा हुआ दिख रहा है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? सामने प्रत्यक्ष ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने एप्लॉम के अंदर 2.25 करोड़ रुपए अब तक कमा चुके हैं, सामने बैठे हुए हैं। और मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि मैं उनके पूरे 2.25 करोड़ का बैंक ट्रांसफर दूंगा आपको, कि एप्लॉम हेल्थ केयर से उनके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। एक एक सिंगल पेनी का हिसाब, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए। आज तक अगर आपने दूसरे कंपनियों का सामान इस्तेमाल करके आपके घर पैसे आए हैं, आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आया है तो जारी रखिए। नहीं आया है तो एक नई शुरुआत करिए। अगले साल, 2 साल, 3 साल में आपके भी जीवन में बदलाव आ चुका होगा। आपकी भी तस्वीरें लगी होंगी, लोग आपको भी अपना इंस्पिरेशन बोल रहे होंगे। बस केवल दुकान बदल दो, सिर्फ इतना काम है एप्लॉम बिजनेस में। और अभी मैं कुछ चीजें लॉन्च होंगी तो आप देखोगे, तो केवल दुकान बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा जिंदगी में। राइट? मुझे लगता है ये बहुत गहरा मैसेज है, छोटा सा मैसेज आपकी तरफ से है कि आप हर चीज इस्तेमाल कर रहे हैं हर रोज, लेकिन आप उसको परखिए पहले कि बेहतर क्या है आपके लिए भी। जहां पे आप सिर्फ दे रहे हैं वो वेस्ट चीजें जा रही हैं, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। जहाँ पे आप ख़रीद रहे हैं तो आपके पास उसके अलावा भी कुछ आ रहा है और बेहतर क्वालिटी की चीज़ें आ रही हैं। कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, लेकिन सरल भाषा में जिससे हमारे सारे साथियों को समझ में आए, ये इतना संतुलित सोच, इतना शार्प एक व्यू, एक विजन रखना। मैं जानता हूँ कि नज़र सबके पास होता है, नज़रिया सबके पास नहीं होता, लेकिन आपके पास नज़रिया है। तो इतना शार्प एक नज़रिया रखना, इतना संतुलित सोचना, इतना काम रहना, व्हाट इज़ द सीक्रेट? सीक्रेट क्या है इसका? कुछ नहीं, अपने बचपन में जाओ, सीखा जो है उसको अपना लो। मैंने बचपन में शिशु मंदिर में एक श्लोक सिखाया गया था, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाणी निंद्रा तथैवचा अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। तो जीवन में सफल होने के लिए स्वयं को विद्यार्थी समझ लीजिए, रोज सीखिए। अभी ये बच्चे जो डांस कर रहे थे, ये कितना बड़ा टीम स्पिरिट का मैसेज देके गए। एक एक के एक्सप्रेशन, हाथ, सब एक साथ हो रहा था। तो इनसे भी हम सीख सकते हैं यार कि एक बार नहीं भी हॉल में फिर भी तालियां उनके लिए बजा दो। क्या टीम स्पिरिट थी, क्या एक्सप्रेशंस थे। हर व्यक्ति को पता था कि इसके बाद क्या करना है। और कोई भी 5 बच्चे, बनारस भूमि को नमन करो। जो भी लोग बाहर से आए हो, माथा टेक की इस भूमि का लगा के जाना अपने माथे पे, इस भूमि की मिट्टी। यह भूमि भगवान शिव की भूमि है और एकमात्र पूरी दुनिया में शहर है बनारस जिसमें 5 भारत रत्न हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही।
ये सूर भारत कबीर रत्न देने तुलसी वाले की तो का धरती है ही है, ये बिस्मिल्लाह खां की भी धरती है, ये मदन मोहन मालवीय जी की भी धरती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की धरती है। तो इस धरती को प्रणाम करके जाना, बनारस एक अद्भुत भूमि है। तो ये जो 5 बच्चे भी परफॉर्म करके गए, ये भी एक संदेश हमें देके गए हैं कि हमें टीम स्पिरिट में काम करना है। जैसे एक पिता था, उसके 4 बच्चे थे, चारों अलग अलग दिशाओं में भागते थे। तो पिता एक दिन बुजुर्ग हो गया, तो वो एक लकड़ी का गट्ठर लेके आया, सब बच्चों को एक एक लकड़ी दी, कहा कि तोड़ो। सबने तोड़ दी, फिर लकड़ी का बंडल सबको दिया, कोई नहीं तोड़ पाया। तो सब बच्चे शांत थे। पिता ने कहा कि अब मेरा अंतिम समय है, अभी तक मैंने संभाला, बिखर के रहोगे तो टूट जाओगे, एकजुट होके रहोगे तो कोई तोड़ नहीं सकेगा। बीमारी और बेरोजगारी, महंगाई, ये हमारे देश के, जब से देश आजाद हुआ तब से ये चुनावी मुद्दों में से एक है जी। राइट। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं आजादी के, 77वां भी मनाया गया जी। आजादी का अमृत महोत्सव पिछले साल था 76वां या 77वां, 77वां था। तो मनाया गया। अभी आप मुझे बताओ क्या मुद्दे खत्म हुए? और कोई भी ये नहीं कह सकता कि अगले कुछ वर्षों में ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। इसलिए मेरी मां की मेरी कोई कहावत और याद आ रही है, पराधीन सपने सुख नहीं। ये हैमरिंग थी जो उन्होंने बचपन में मुझ पे की है। पराधीन, कोई मदद कर देगा, आइदर सीएम, आइदर पीएम, आइदर जीएम, अपने खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर को लिखने से पहले खुद पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। क्या बात। तुम्हें कौन रोजगार देगा? अरे खुद को रोजगार देने वाला बनाओ। तो ये जो सोच है, आपको ये सोच आपकी रहेगी। दूसरा, जैसे आपने कहा कि इतना आप संयमित क्यों हो? मैं संयमित इसलिए हूं क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। दूसरा, आप सारे के सारे लोग बस में यात्रा करते होगे या ट्रेन में यात्रा करते होगे, आप जाके सो जाते हो, संयमित रहते हो कि नहीं रहते हो? चादर बिछाते हो, सो जाते हो, बिल्कुल। संयमित हो कि नहीं हो? बिल्कुल। और इतने संयमित हो कि ट्रेन चल रही है 100 के स्पीड में और आप सो गए, क्योंकि आपको दूसरे पे भरोसा है। आप उस ट्रेन की जर्नी को याद करिए, आप एकदम बैलेंस होते हो। आप बाकी दुनिया की जर्नी में जैसे ही आते हो तो आपका जो मन है वो घबराने लग जाता है, स्ट्रेस्ड होते हो। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं पे भरोसा नहीं है। आप ऐसा कर सकते हो, यही आप खुद ही नहीं मान रहे हो। तो जिस दिन आप खुद मानने लग जाते हो कि मैं ये कर सकता हूं, उस दिन आप वाकई में वो कर सकते हो। और हेनरी फोर्ड ने एक बड़ी अच्छी सी बात कही कि इंसान जो सोचता है और जिस पे यकीन करता है वो निश्चित उसे वो हासिल कर सकता है। बिल्कुल। तो दीज आर द लाइन्स। ये जो लाइनें हैं ना, ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, ये अपनी जिंदगी में उनका अनुसरण करना भी बहुत ज्यादा आपको आवश्यक है। दैट्स व्हाई आई एम सो क्लियर। मुझे ये लगता है, मेरे जहन में एक सवाल था कि ये महंगाई और बेरोज़गारी को लेकर आपकी क्या राय है। तो आपने उसमें बहुत क्लियर कट बात बता दी कि महंगाई और बेरोज़गारी अगर आप जी रहे हैं तो वो रहेगी ही आपके साथ, लेकिन आपकी सोच कितनी बड़ी होनी चाहिए जो हर चीज़ का समाहार ले सके। अगला सवाल ये होगा कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। जिन लोगों को भरोसा है उनको भरोसा है, लेकिन अब भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जिनको भरोसा नहीं होता है। आपने इसका भी जवाब दिया कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। लेकिन ये करवाने का तरीका और करवाने का मूल मंत्र भी तो आप देंगे ना, कि इस पेशेंस के अलावा भी एक चीज़ है जो करते रहना होना। आप मुझे बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो मीटिंग्स, मन की बात, रैलियां, एक्टिविटीज, सब कुछ करते रहते ना। हमेशा बड़े लोग को फॉलो करो। मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी चैन से कभी नहीं बैठे, कभी भी काम करना बंद नहीं किया। अपने काम को इतना महान बना लो कि व्यर्थ के लिए वक्त ना बचे। तो आपका काम जब आपका निरंतर होगा, काम ही सदैव, लिखा ना कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा, ये उसके लिए। लेकिन ये भी याद करिए, कर्म ही पूजा है,
तो जो आज मोदी जी को पूरी दुनिया ऑनर करती है, रिस्पेक्ट करती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन काल का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं। तो मैं पार्टीवादी बात नहीं कर रहा हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस पार्टी से, मुझे इससे मतलब नहीं है। ही इज रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री। तो वो इतना हार्ड वर्किंग है, कहीं हार भी जाते हैं चुनाव तो भी माथे पे सिकन नहीं। सोचो प्रधानमंत्री भी इलेक्शन हार जाता है, किसी राज्य में किसी जगह कहीं कम सीटें मिली तो सिकन नहीं, वो अपनी मेहनत पे एकदम कायम रहते हैं। तो वो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा अपनी आपके सवाल के जवाब के माध्यम से कि मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए। क्या बात। आप कभी बंद कहो कि आप लाइफ में असफल हो। कल मैं किसी से बात कर रहा था, बोले बहुत परेशानी। मैंने कहा क्रेटा गाड़ी चल रहे हो, शादीशुदा हो, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मैक का कंप्यूटर यूज कर रहे हो, इसके बाद भी परेशान हो, मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे। इतना सब कुछ तो दिया, सहमत है कि नहीं? तो सदैव बोलो कि हे ईश्वर, आई एम थैंकफुल कि मुझे आपने इतनी बेहतर जिंदगी दी। बिल्कुल। तो क्योंकि जो आप बोलोगे वो पूरे ब्रह्मांड में एनर्जी के तौर पे घूमेगी और वो चीज आपको वापस आएगी। जैसे इकोसिस्टम होता ना, आप कूक करो किसी मंदिर के अंदर तो वापस उस आपके पास वही चीज आती है। तो साउंड जो आपका होना चाहिए वो साउंड होना चाहिए जो साउंड आपकी जिंदगी में चाहते हो सुनना, वही आपको साउंड आपको इस ब्रह्मांड में देना है। तो इस तरीके की का थॉट प्रोसेस रखो, या तो हम सीखते हैं या हम जीतते हैं। तो अगर कोई दिन आपके मन के मुताबिक नहीं घटा तो आपने उस दिन कुछ ना कुछ तो सीखा है ना, तो एट दैट योर अचीवमेंट, उसके लिए भी सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैं इस चीज पर एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। हर दिन आप इतने लोगों से बात करते हैं, इतने सवाल होते हैं, आप सबका जवाब देते हैं, सब कन्विंस हो जाते हैं, आपको भी बड़ी अच्छी एक खुशी का एहसास होता होगा। कभी ऐसा हुआ होगा ना कि आपने बहुत शिद्दत से कुछ समझाने की कोशिश की है लेकिन उसका रेपरकशन उतना अच्छा नहीं आया, या बहुत चैलेंजिंग, जिस सवाल के बाद या जिस इंसिडेंस के बाद आपको भी 1 मिनट आपने उस समय तो निपटा लिया लेकिन आपको बाद में लगा कि यार ये काफ़ी, दिस वाज अ टफ नट टू क्रैक। देखो मैं तो, मुझे आपको बताऊं, मेरे जो मिशन है, 2 ही मिशन है। एक स्वास्थ्य के लिए लोगों को जागरूक करना और दूसरा लोगों को उनके व्यक्तिगत जीवन स्तर, आर्थिक जीवन स्तर में ऊंचा उठाना। जी। मेरी बात से कोई नहीं सहमत होता है तो तुलसीदास जी का रामायण जरूर पढ़ा करो सब लोग। और रामायण जरूरी नहीं कि मंदिर में ही बैठ के पढ़ो, बिस्तर के किनारे रखो और उसकी 4 चौपाई रात में पढ़ो फिर सो। जरूरी नहीं, आप एक पूजा वाली रामायण अलग रखो, पढ़ने वाली रामायण अलग रखो। जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, जो भी, जिससे सब अच्छा ही कुछ लिखा है ना उनके अंदर। तुलसीदास जी ने लिखा है, जिन मारुति दुख देनी ताकि मति पहले हर लेनी। तो मेरी बात नहीं कोई सुनता है। मैं इतने सालों से हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, न जाने कितनों को भैंसा कुंड मैंने जलाया ले जाके, तो कितनों को, कितने बेचारे फकीरी काट रहे हैं, कितने लोन और ईएमआई की जिंदगी जी रहे हैं। तो हम इसमें दुखी नहीं होते, उनको उनका प्रारब्ध है जो उनको पाना। नीलम जी 60 साल प्लस हो गई, इनको स्वस्थ रहना है, ये 1 घंटे आज भी नॉन स्टॉप डांडिया कर सकती हैं। जिन महिलाओं को शादी पार्टियों में लंगड़ा के चलना भगवान ने उनके प्रारब्ध में दे रखा, वो क्यों खाएंगी एलोवेरा, क्यों पिएंगे एलोवेरा, क्यों वो खाएंगी ग्लूकोजामाइन पहले। बाय द वे किसी ने उनका बड़ा हमदर्द हुआ, तू मेरा हमदर्द गाना नहीं था, जाके समझा के आया, उसने दे भी दिया तो भी वो रखे रहेंगी, खाएंगी नहीं। फिर वो पूछेगा खाया रखा, याद ही नहीं रहता। तो मस्त मुझको तुलसीदास जी याद आते हैं कि जिन मारुत दुख देनी ताकि मत पहले हर लेनी। तो इनको नहीं कुछ कर सकते आप इनका, तो खुद को परेशान नहीं करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको स्वयं को अलाइन रखना है। जैसे कार होती ना, जो लोग कार चलाते हैं या बाइक चलाते हैं वो अपने गाड़ी के पहियों की बैलेंसिंग कराते रहते हैं, बिल्कुल उनको अलाइन कराते रहते हैं। तो आपको अलाइन रहना है, आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। बिल्कुल। तो आपका अलाइनमेंट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुने या कोई नहीं सुने, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आई एम जस्टिफाइंग माई सेल्फ, कि मैं खुद को जस्टिफाई करता हूं। मैं अपनी मेहनत अपनी शिद्दत से पूरी ईमानदारी के साथ पूरी लगन के साथ करता हूं, वो मुझे खुशी देती। किसी का मेरी बात को मानना या एक्सेप्ट करना या ना करना मुझे खुशी नहीं देता।
बिल्कुल। 3 प्रोडक्ट से शुरू किया था, जी हाँ। आज कितने हैं? मोर देन 75। मोर देन 75। अगला कौन सा प्रोडक्ट है जो आपके दिमाग में पक रहा है और वो बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर होके लोगों के हाथों में आ सकता है? देखिए, ऐसी कोई सी अभी ईशा जी ने बोला ही बीबी क्रीम का एक अलग हम लॉन्च करेंगे, और साथ में मेरे दिमाग में जो प्रोडक्ट पक रहा है दैट इज फॉर नर्वस सिस्टम, शिलाजीत। अच्छा। मैं स्वर्ण भस्म भंगराज के साथ में, एक आयुर्वेद का भस्म है स्वर्ण भंगराज जी। के साथ में शिलाजीत मैं लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिससे उनका नर्वस सिस्टम, इम्यूनिटी अच्छी रहे। आई एम वर्किंग ऑन। अच्छा, तो ये कुछ नया मिलेगा। अब हम लास्ट की तरफ चल रहे हैं, लेकिन एक सवाल और, कि सारी कंपनीज जितनों ने भी सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू की है, कुछ उनके प्रोडक्ट्स होते हैं जो उनके मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट्स होते हैं या उनके एम्बेसडर्स होते हैं। एप्लॉम के एम्बेसडर प्रोडक्ट्स आपके हिसाब से क्या है, जिसको कभी भी, हालांकि सारे प्रोडक्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़े हैं, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट जिसने आपको और एप्लॉम को सच में नई ऊंचाई दी है, पहचान दिलाई है? देखिए सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं एप्लॉम के। मैं तो लोगों से कहता हूँ आंख बंद करो, जिस पे उंगली रख दोगे वो यूज़ कर लो, मुझे मालूम है कि वो आपको बेस्ट लगेगा। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा दिन कैसे शुरू होता है, मैंने अपना टूथपेस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट यूज़ किया। दूसरा काम होता है, मैं एलोवेरा जूस, सबसे पहला मेरे दिन का की अगर कोई ड्रिंक है तो वो एलोवेरा जूस है। आइदर एलोवेरा प्लेन, आइदर नेक्टर। एलोवेरा पीने से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहती है और A to Z उसके अंदर कंटेंट होते हैं, विटामिन ए से लेकर जिंक तक है, माइक्रोफाइबरस है, केमेनन्स, पॉलीसेक्राइड, सब कुछ होता है उसके अंदर। तो आप उसको पियोगे तो आप सदैव हेल्दी रहोगे। तो एलोवेरा मैं तो कहूँगा रामबाण है पुरुषों के लिए, और महिलाएं जो हैं वो आंवला तुलसी या आंवला नेक्टर ज़रूर पिएं। अपने दिन की शुरुआत इन 2 प्रोडक्ट से करें। कुछ भी हो जाए, बोलेंगे अरे मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं क्यों आंवला खाऊं, मैं पीऊं? तो मैं कहता हूँ अगर स्वस्थ हो, स्किन सदैव स्वस्थ रहना चाहो, तुम्हारी माँ की भी तो स्किन, मेरे को बहुत बार समझाना पड़ता है कि जिस उम्र में तुम्हारी माँ है कब उनकी भी स्किन तुम्हारी एज के अंदर बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद में जैसे एज बढ़ी क्यों खराब हो गई? बिल्कुल। तुम्हारे पिताजी के भी बाल बहुत अच्छे थे, अभी क्यों चले गए? तो इंतजार करोगे क्या? तो मेरा आप सबसे कहना ये कि आंवला नेक्टर, जिनको सोने जैसे बाल चाहिए उनको आंवला नेक्टर पीना चाहिए। आप सारे के सारे लोग, मैं पूरे विश्वास के साथ स्टेज पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, आंवला नेक्टर पियो। जीवन में कभी भी बूढ़ी कोई भी स्त्री नहीं होगी। दूसरा, पुरुषों के लिए एलोवेरा जूस से दिन शुरू करो। अब आप बोलोगे कि क्यों बूढ़ी नहीं होगी? बहुत तार्किक लोग हैं, बहुत तार्किक लोग हैं। आप एक सवाल पूछो, उसका कुतर्क करेंगे, तर्क नहीं करेंगे, कुतर्क करेंगे। मैं उसका भी आपको बताऊं, आंवला विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स होता है, और आंवले में केवल एक ही मात्रा आंवला है। विटामिन सी कभी भी स्टेबल नहीं होता। आप नींबू का विटामिन सी, पानी हीट करोगे विटामिन सी खत्म, जैसे ही हीट के संपर्क में आएगा। आंवला उबाल दो, सुखा दो, पाउडर बना दो, कभी भी आंवले का विटामिन सी खत्म नहीं होता। आंवले के फल को अमृत फल की संज्ञा दी गई है जी। बताते हैं कि गाय के देसी घी की तुलना में 6 गुना ज्यादा ताकतवर होता है आंवला। और जब उसके साथ में मिला दिया जाता है हल्दी अर्क, जब मिला दिया जाता है तुलसी अर्क, जब मिला दिया जाता है शहद, जो कि एक कैटलिस्ट होता है और आपकी एब्जॉर्बिंग पावर को बढ़ा देता है, मैं तो श्योरिटी के साथ कहता हूं कि 3-3 महीने पे अपनी एक फोटो खिंचवाते रहिए और साल भर तक आंवला नेक्टर हर महिला पिए, बाल कभी नहीं गिरेंगे भाई, स्किन पे कभी झाइयाँ झुर्रियाँ नहीं आएंगी। और इस हॉल में नहीं, कहीं भी रिटन स्टाम्प पेपर 100 रुपए का निकलवा लीजिएगा, उस पर लिख दीजिएगा कि 1 साल पी लो, अगर 10 साल अपनी उम्र से जवान नहीं हो जाओ। अगर 60 के हो, 50 वाली फीलिंग ना आए, तो भाई साहब 1 साल का पैसा पुष्कर मिश्रा वापस करने की जिम्मेदारी देते हैं। नहीं, ये बात तो है। अभी आपकी बात हो रही थी, इन्होंने रिवील कर दिया
नज़र न लगे बताइएगा मत, किसी को नहीं पता चलेगा। और ये सच्चाई है। देखिए, स्वस्थ मन मस्तिष्क का रहना बहुत ज़रूरी है, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल है, एसेसरी है। लेकिन तब रहेगा ना स्वस्थ मन और मस्तिष्क या शांत, जब आपको पता होगा कि जो आप खा रहे हैं या लगा रहे हैं वो सही है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। इससे पहले कि मैं सवालों पर आऊँ, कोई एक ऐसा मैसेज जो पुष्कर मिश्रा बूस्टर मैसेज है सारे लोगों के लिए? देखिए, मैं एक मैसेज जो है वो 2 कहानी छोटी सी सुनाऊं। जी बिल्कुल। मैं जब 18 साल का था सिर्फ, तो मैं इस ऑडिटोरियम में गया था। ऑडिटोरियम में एक आर दहिया नाम के व्यक्ति आए थे, दिल्ली के थे। मुझे आज भी उनका नाम याद है, पूरा शकल सूरत जगह याद है। जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालती है वो कभी आप भूलते नहीं। सहमत है ना? तो आर दहिया ने एक कहानी सुनाई थी एक संत जी की। मैंने बहुत बार ये कहानी सुनाई है और फिर से आज सुना रहा हूँ। एक संत जी थे, वो सच सच बता देते थे। तो बहुत सारे लोग जाते थे, उनसे पूछते थे, वो सच सच बता देते थे। एक बार 2 बच्चे गए। बच्चों ने ये डिसाइड किया कि मुझे संत जी को गलत सिद्ध करना। बहुत होता ना कुतर्क, मैंने बताया ना। कोई आपको इस देश में बहुत मुश्किल, इसलिए मानस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमने किसी से कहा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चागा। तो सामने वाले ने कहा तुलसीदास जी ने ये भी तो कहा हो, ये वही जो राम रचि राखा। तो हमने फिर उससे कहा, हमने कहा देखो, प्रत्येक वस्तु समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार बोली जाती है। सहमत हैं? बिल्कुल। सबके लिए कहा जाता है कि कुछ मिठाई का डब्बा लेके जाओ, जब भी किसी के घर जाओ, या बच्चे हैं कुछ लेके जाओ, गुलदस्ता लेके आओ, व्हाट्सएवर। कोई खत्म हो जाता है तब थोड़ा लेके जाते हो। ये तो खुद का अपना कॉमन सेंस है ना, कि नहीं भाई कोई गमी हो गई नहीं तब भी एक गुलदस्ता नहीं जा रहे, खाली हाथ नहीं जाएंगे, तो खुद का कॉमन सेंस है। तो वैसे ही आप जो ज्ञान है उसको किस तरीके से लेते हो, ये आपका अपना कॉमन सेंस है। तो मैंने उनको जवाब दिया और मैंने उनके उसके बाद भी हमने कहा तुलसीदास जी ने एक बात और कही है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो हमने कहा ये सब स्थान, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति के आधार के ऊपर चीजें बोली गई हैं। हम उन चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी जिंदगी के ऊपर निर्धारित करता है। तो वो जो 2 बच्चे थे, उन्होंने कहा संत जी को मुझे गलत सिद्ध करना है। तो उन्होंने एक हाथ में चिड़िया ली और बोले संत जी के पास चलेंगे, इस चिड़िया को पूछेंगे, संत जी बताइए चिड़िया जिंदा है कि मरी। संत जी बोलेंगे मरी तो उड़ा देंगे, बोलेंगे जिंदा तो मार देंगे। दोनों बच्चे गए भाई सब प्लानिंग करके संत जी के सामने खड़े हुए। संत जी बताइए ये मेरे हाथ में जो चिड़िया है जिंदा है या मरी है। तो संत जी ने कहा कि बेटा चिड़िया आपके हाथ में है, इसको जिंदा रखो या मार दो। तो वो बात मैंने एक्सेप्ट की कि ये बिजनेस, ये अपॉर्चुनिटी, ये मेरे हाथ में है, इसको मैं जिंदा रखूं या मार दूं। मेरा आपको मैसेज देखो, कोई यहां पे किसी को याद नहीं रखता, ये बात एकदम सत्य है। ये सोचो कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया है, मुझे लोग याद रखेंगे, कोई याद नहीं रखता। ये फैक्ट है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इस प्रैक्टिकल बात को समझो। याद किसको रखा जाता है? याद किसको रखा जाता है? जो व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, अपने आप पे काम करता है। सहमत है ना? उसको याद रखा जाता है। तो आपको यह डिसाइड करना है, ये मेरा मंत्र है कि ये मैं कोई किसी की जिंदगी नहीं बनाता। ये अगर कोई कहता है कि मैंने इनकी जिंदगी बना दी, मैंने इनकी जिंदगी बना दी, मेरे कारण ये सब बकवास है। इंसान किसी से प्रेरित जरूर होता है, किसी का सहयोग जरूर उसको मिलता है, लेकिन जिंदगी बनाने में उसका अपना स्वयं का योगदान होता है। तो ये जो बिजनेस है, इसको आपका नजरिया क्या है इस बिजनेस के लिए? इसमें आप क्या देखते हो अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए? वो सब कुछ आपको इस बिजनेस के अंदर आपके काम करने से आएगा। दूसरा, एक बात याद रखिएगा, पॉजिटिविटी और निगेटिविटी 2 ऐसे थॉट हैं जो हमको आगे और पीछे लेके जाते हैं। ये आपके मन में ही है।
लेकिन निगेटिव थॉट ज्यादा हमारे पे प्रबल सिद्ध होता है। तो जिंदगी में लड़ाई किसी और से नहीं है, लड़ाई स्वयं से है। किसी और से लड़ाई नहीं है कि आपको जाके किसी को प्रूव करना है, लड़ाई स्वयं से है कि आपके अंदर जब भी कोई नकारात्मक विचार आता है तो अपने अंदर के सकारात्मक विचार से आप उस नकारात्मक विचार को कैसे दबा सकते हो। इट्स योर टैलेंट, और यह गुण आपको आपके अंदर विकसित करना है। जितना ज्यादा विकसित करोगे उतना ज्यादा आप इस अपने जो भी काम है एप्लॉम बिजनेस के साथ साथ में जो भी जिंदगी में करना चाहते हो उस सब में आप कामयाब हो जाओगे। राइट? तो यही मेरी जिंदगी का एक फलसफा है। जब मुझको लगता है कि एक माइंडसेट है, या तो जीतेंगे या सीखेंगे, कोई दिन अपना मर्जी का नहीं हुआ तो उस दिन से सबक लेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है ये सीधी भाषा में कहूँ तो आप सबने वो गीत गुनगुनाया है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला स्वस्थ रहने के धुएं मत उड़ाइएगा। धुएं, ये भी बात सही है, लेकिन ये जस्ट कहने और समझने की बात है कि हर बात को इस तरीके से जो आपको प्रभावित करे उसे आप भूलते जाइए। आपको उस बात का आकलन करना है जो आपके लिए अच्छा है, आपके अपनों के लिए अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए। और मुझे यकीन है हर बार जितनी बार हम पुष्कर जी को सुनते हैं हम बहुत प्रेरित होते हैं, और इसी प्रेरणा को लेकर हम फिर आगे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म हो रहा है।